कह सकते हैं कि यहाँ इस लोकसभा सीट पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है। यदि हार जीत का सवाल है, जोरदार मजबूत चुनाव लड़ाया उन्होंने और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इकरा हसन करीब 25,000 वोटों से जीत हासिल करेगी कैराना लोकसभा से। नमस्कार, आज हम कैराना लोकसभा सीट पर मौजूद हैं, जहां पर 2024 लोकसभा चुनाव के 6 राउंड पूरे हो चुके हैं। 7वां चरण कल होना है। आज यहां पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे पूछते हैं कि कैराना लोकसभा सीट पर किसकी जीत मानी जा रही है। ये आकलन करेंगे आज यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार। क्या नाम है? मेरा नाम कौरपाल सिंह है और मैं यहाँ जो दैनिक सत्यभाष है उसका सह संपादक हूँ। तो कैराना लोकसभा सीट पर किसकी जीत मानी जा रही है? यहाँ पर सपा उम्मीदवार भी है, बीजेपी उम्मीदवार भी है, बसपा उम्मीदवार भी है। क्या आकलन है और उसके समीकरण क्या है? देखिए शरद जी, वास्तव में ये कैराना लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है। और आप कैराना लोकसभा सीट को ये मान सकते हैं कि ये यूपी की पहली सीट या आखिरी सीट भी मान सकते हैं, क्योंकि इससे दूसरी तरफ जो है यमुना के पार हरियाणा शुरू हो जाता है और ये काफ़ी चर्चा में है। और मैं बता दूं, इस लोकसभा सीट पर सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच में कड़ी टक्कर है, दोनों के बीच में। देखिए यहाँ पर भाजपा ने अपने पहले जो सांसद हैं उन्हीं पर दोबारा से दांव खेला है और सपा ने यहाँ पर जो है इकरा हसन, जो युवा नेत्री है और काफ़ी फेसबुक पर सक्रिय भी रहती है, उसके फैन फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही एक अच्छे स्वभाव की है। जाहिर सी बात है, लोकसभा इससे पहले विधानसभा चुनाव में उसके भाई जो नाहिद हसन थे जेल में थे, सारी कैंपेनिंग इकरा हसन ने की थी और तभी से वो लोगों के बीच में एक तरह से पहचान उनकी बन गई थी और तभी से वो लगातार फील्ड में भी है। शायद उसे इस बात की जानकारी थी कि वो सपा की उम्मीदवार होगी और उसने भी, इकरा हसन ने काफ़ी मेहनत यहाँ पर कर रखी है। लेकिन जहाँ तक सवाल है भाजपा प्रत्याशी का, भाजपा प्रत्याशी देखिए विकास कार्य काफ़ी हुए हैं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी को लेकर लोगों की ये शिकायत थी कि वो आम जनता से नहीं मिल पाए, जबकि इसके मुकाबले में इकरा हसन ने लोगों के बीच में रह करके समस्या सुनी है। उनकी समस्याओं का समाधान तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर वो पिछले 2-2.5 साल से फील्ड में मौजूद रही। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि यहाँ इस लोकसभा सीट पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है। यदि हार जीत का सवाल है तो वो 10 या 5,000 के बीच में हार जीत का फैसला हो जाएगा। जी, मास्टर जी, कंवरपाल जी का मानना है कि यहाँ पर बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर है। जीत का 10 या 15,000 के तकरीबन के करीब होगा। पूछते हैं शर्मा जी हैं हमारे कि क्या आकलन है जी आपका कैराना लोकसभा को लेकर? देखिए, कैराना लोकसभा चुनाव काफ़ी गंभीरतापूर्वक लड़ा गया है। जैसा कि अभी हमारे कुछ लोगों को मानना है कि इकरा हसन काफ़ी अच्छी फाइट किए हुए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाजपा जो प्रत्याशी है, भाजपा प्रत्याशी काफ़ी टक्कर के साथ चुनाव लड़ा है उन्होंने। इसलिए भाजपा प्रत्याशी ने काम भी काफ़ी किया है। वो अलग बात है कि उनका कामों का प्रदर्शन नहीं हुआ है, इसलिए भाजपा प्रत्याशी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी के साथ बहुत सारी स्थितियाँ इस तरह की बनी है कि भाजपा प्रत्याशी ठीक स्थिति में रहेगा, लेकिन इकरा हसन को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। वो अलग बात है कि पूरे चुनाव में इकरा हसन के कोई भी बड़ा नेता, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जो उनके दल से जुड़े लोग थे, कोई नहीं आया। उसके बावजूद ये मानना है कि इकरा हसन काफ़ी अच्छे मतों से जीत सकती हैं अगर उनके साथ कोई किसी प्रकार की, जैसा कि चर्चाएं हैं कि गड़बड़ हो सकती है, मतगणना में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है और इनकी आपस में दोनों में काफ़ी अच्छी टक्कर रहेगी। भूदेव शर्मा जी का मानना है कि इकरा हसन और बीजेपी प्रत्याशी में काफ़ी अच्छी टक्कर है, लेकिन इकरा हसन के ही जीत का आकलन कर रहे हैं भूदेव शर्मा जी। पूछते हैं रवि जी से, क्या आकलन है कैराना लोकसभा सीट को लेकर? देखिए शरद जी, कैराना की अगर बात करें तो कैराना में हमने जब चुनाव की कवरेज करी तो वहाँ नेक टू नेक फाइट जो है हम लोगों ने महसूस की है, क्योंकि इकरा हसन काफ़ी मजबूत स्थिति में मानी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो खुद का एक पन्ना प्रमुख वाला जो काम ये बहुत लंबे टाइम से बूथ पे जो है इनके कार्यकर्ता रहते हैं, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर भी बहुत इन्होंने जो है अपना बैकअप जो है मजबूत कर रखा है। इनका जो वोट बैंक है वो काफ़ी मजबूत वोट बैंक है और उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे वोटिंग परसेंटेज भी शामली का बहुत अच्छा नहीं रहा, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ नेक टू नेक फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है। बहुत कम अंतरों से हार और जीत जो है वो होगी।
लेकिन इकरा हसन को यहाँ इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ है, जैसे तमाम जो मुद्दे थे, सरकार की जो नीतियाँ थी, उन नीतियों का कितना जो गरीब लोग थे ज़मीनी लेवल पर उनको कितना लाभ मिला है, और जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है, जिन लोगों के इस सरकार में कामकाज नहीं हुए, इंसाफ नहीं मिला है, ऐसे लोगों के बीच इकरा हसन खुद गई और जाकर के उसने वहाँ उन लोगों को, उन मुद्दों को भुनाया है, तो उसका बेनिफिट ज़रूर उसको जो है चुनाव में हुआ है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो नेक टू नेक फाइट जो है मैं खुद समझता हूँ कैराना लोकसभा सीट पर। जी रवि जी का भी मानना है कि दोनों प्रत्याशियों में नेट टू नेट फाइट है, कोई भी अपनी जीत दर्ज कर सकता है। कैराना से ही यहाँ पर मौजूद हैं सन्नी बताएंगे कि कैराना लोकसभा सीट पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और क्या समीकरण है जीत हार के। मैं बताना चाहूँगा आपसे, कैराना लोकसभा सीट पर जो हमारे भाजपा प्रत्याशी हैं उनका पुरजोर विरोध रहा है, और वो कभी क्षेत्र में भी नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई कार्य किया है वहाँ पे। और रही हसन परिवार की बात, तो हमेशा हर वर्ग के आदमी के साथ खड़े रहते हैं, और इकरा हसन एक नए चेहरे के रूप में उभरी है लोकसभा चुनाव में, और बहुत ही ज़ोरदार मजबूत चुनाव लड़ा है उन्होंने। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इकरा हसन करीब 25,000 वोटों से जीत हासिल करेगी कैराना लोकसभा सीट पे। कैराना के सन्नी जी का भी मानना है कि इकरा हसन 25,000 वोटों से जीत दर्ज करेगी। यहाँ पर मौजूद हैं रवि जागलान जी, उनसे पूछते हैं कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी और क्या समीकरण है जीत हार के। देखिए मलिक साहब, चुनावी समीकरण तस्वीर 4 तारीख को सबके सामने होगी, लेकिन पहले जब चुनाव हुआ, मतदान हुआ, तो कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मतों से यहाँ जीत रही है, क्योंकि 19 का चुनाव हो तो लगभग 92,000 वोट से प्रदीप चौधरी ने यहाँ चुनाव जीता। अब बात करें इकरा हसन और प्रदीप चौधरी के बीच में, 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, नाहिद हसन जेल में थे और इकरा हसन लगातार फील्ड में रह कर वर्क कर रही थी, जिसकी बदौलत नाहिद हसन कैराना से विधायक बने। लोगों के बीच इकरा हसन का लगातार जाना रहा, और एक चेहरा, एक मासूम चेहरा जिसको बोलते हैं, एक इकरा का था, लोगों के बीच गई तो लोगों ने काफ़ी सराहा उसको। पंकज प्रजापति जी हैं जो इनसे पूछते हैं क्या आकलन है इनका, कौन 4 तारीख को कौन जीत रहा है, सपा, बसपा या बीजेपी। देखिए, अगर 4 जून को नतीजे आने वाले हैं और साफ हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं कि एक कह रहा है कि प्रदीप चौधरी जी आई नहीं यहाँ कैराना क्षेत्र में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पहले आपने चुनाव देखा होगा 2019 के चुनाव में कि लहर थी, लहर में सब बह गई, लेकिन इस बार का अगर आप चुनाव देखेंगे तो इस बार का चुनाव ये जाट बहुल्य क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैन चौधरी हैं वो बीजेपी में आए हैं, क्योंकि पहले जाटों से ही यहाँ पे राजनीति होती थी, और जाटों का अगर बात मान के चले कि जाट एक तरफा वोट करेगा, वो थोड़ा सा नाराज़गी देखो सभी लोगों में होती है। जब कोई अपना तरक्की करता है तो मैं मानता हूँ कि अपना भी नाराज़ हो जाता है, लेकिन उसे मनाने का प्रयास काफ़ी किया गया, और जाहिर सी बात है कि आने वाली 4 तारीख है, उसमें साफ हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं। लेकिन अगर आप माने तो ये जो जाट बेल्ट है और आरएलडी का बीजेपी के साथ जाना एक प्लस पॉइंट रहा है। पहले हाँ ये कयास लगा जा सकते हैं जिस तरीके से 92,000 वोटों से पहले जीत हुई थी, लेकिन शायद इस बार कम वोटों से जीत हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी टक्कर है दोनों में, ये भगवान तय करेगा या फिर जो जनता थी शामली की वो तय करेगी कि आखिर जीतेगा कौन। पंकज प्रजापति तो अभी भगवान भरोसे ही बता रहे हैं कि कौन बीजेपी जीतेगी या सपा जीतेगी, लेकिन यहाँ पर पंकज मलिक मौजूद है, इनका भी आकलन पूछते हैं। इनका आकलन क्या है, कौन जीत रहा है और क्या समीकरण है और किस मुद्दे पर जीत हार होगी। देखिए शरद जी, अगर कैराना की बात करें तो कैराना का जो चुनाव रहा है वो टक्कर का चुनाव रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे प्रदीप चौधरी, उनका विरोध रहा है, और विरोध इस बात का रहा है कि वो अपने क्षेत्र में नहीं आए, क्योंकि वो सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर उन्होंने समय सहारनपुर में दिया है। रही बात इकरा हसन की, तो इकरा हसन ने अपनी विरासत संभाल ली है। नाहिद हसन जिस प्रकार से चर्चाओं में आए थे और योगी जी पर उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद से वो बिल्कुल एकदम से बैकफुट पर चले गए थे। लेकिन इकरा हसन ने राजनीति को संभाला, अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया और वो लोगों के बीच जाती रही। उसी का परिणाम है कि आज वो चुनाव में है, अन्यथा वो चुनाव से बाहर होती।
तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो देखी जा रही है और बराबर की टक्कर कैराना में रहने वाली है। तो क्या मानना है आपका, जीत संभवतः किसकी होगी? संभवतः अगर बात की जाए तो इकरा हसन मजबूत है। कारण ये रहा है कि इकरा हसन का मजबूत रहने का क्योंकि उनके साथ यूथ रहा है। अगर चौधरी साहब की बात करें, जयंत चौधरी की, उन्होंने कैराना लोकसभा में ही ऊन कस्बे में एक अपनी जो है चुनावी रैली की थी। वहाँ पर जो चुनावी रैली उनके द्वारा की गई थी उसमें इतना वहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, क्योंकि आमतौर पर जो ऊन में कस्बे में रैली या सभा होती थी चौधरी साहब की, तो वहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुँचते थे और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुँचते थे। लेकिन जब वहाँ पर देखा गया कि लोगों में उतना उत्साह नहीं था और लोग वहाँ पर ज़्यादा नहीं पहुँचे थे, वो अंदाज़ा वहाँ पर पहुँचने वाले लोगों से लगाया गया और वहाँ पर मौजूद जो वाहन थे उनसे लगाया गया। हालांकि फ़ायदा ज़रूर मिलेगा भाजपा को चौधरी साहब का, लेकिन अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो उतना फ़ायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। पंकज मलिक जी का भी मानना यही है कि इकरा हसन जो सपा प्रत्याशी है उनको फ़ायदा तो ज़रूर है और जीतने के आसार भी उन्हीं के हैं। लेकिन आखिरी सवाल कंवरपाल जी से पूछते हैं। कंवरपाल जी, ये बताइए कि जीत किसकी है, क्यों है, क्या आकलन है और किस मुद्दे पर यहाँ पर जीत हार का फैसला होगा? देखिए शरद जी, जैसे मेरे सभी साथियों ने इस बात को बताया कि वास्तव में टक्कर बहुत नज़दीकी है, लेकिन इस बार देखिए भाजपा ने बहुत ज़्यादा विकास कार्य यहाँ पर कराए हैं, लेकिन बस केवल लोगों के दिल में एक ही शिकायत रही है कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं जो उनके दुख सुख में नहीं आए। जैसे ब्याह शादी में एक बहुत बड़ी गैदरिंग होती है और वहाँ पर लोगों से मिलना जुलना होता है, तो एक लोगों में नज़दीकी बढ़ती है और वे मानते हैं इस बात को कि हमारे सांसद हमारे साथ में हैं। लेकिन आपकी बात बीच में करता हूँ, वोटरों का कैराना लोकसभा में क्या रुझान रहा, किसकी ओर मतदाता गए और क्यों गए? देखिए इस वोट बार करवाएं। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। इस बार जो है चूंकि भाजपा का जो एक सहयोगी संगठन है आरएसएस, जिस तरह से उत्साह में वोट करता था, इस बार भाजपा ने वो वोट नहीं किया। लेकिन आप ये मान सकते हो कि अजीत सिंह की पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल है उसका इसके साथ में एक तरह से समझौता था, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन फ़ायदे के मुकाबले में मुझे लगता है कि जिस तरह से आरएसएस का व्यक्ति बाहर नहीं निकला और भाजपा की सीट पर जो है वोट परसेंटेज भी जो उनकी एक बूथ माने जाते थे वहाँ वोट परसेंटेज भी कम रहा, तो निश्चित तौर से ये भाजपा के लिए एक चिंता का विषय है। और यहाँ पर चूँकि एक युवा नेत्री जो सपा की है उसके प्रति लोगों का एक तरह से आकर्षण भी बना रहा और मुझे लगता है कि वो एकदम फाइट में है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हार जीत का अंतर काफ़ी कम रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये आकलन लगाना बिल्कुल एक सही नहीं होगा कि हम यहाँ पर किसी को भी जीत का सर्टिफिकेट दें। ये तो 4 तारीख के मतगणना के बाद ही सामने आएगी बात। मास्टर कंवरपाल जी का कहना है कि ये तो बताना बड़ा मुश्किल है कि हार जीत किसकी होगी, लेकिन आकलन यही है कि दोनों में कांटे की टक्कर है। शामली से शरद मलिक, यूपी तक।